अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आसूस के साथ हाजिर खिदमत है। बड़ा स्ट्रेटजिक इशू है, बड़ा अहम इशू है। अभी हमने पहले प्रोग्राम में इनाम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर में सूरत हाल को बड़ी करीब से देख रहे हैं और हालात वाक़या जितने आसान तरीके से आपने पहले प्रोग्राम में देख लिया होगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, नुक्ता नज़र बयान किया है और हमने ये आपके सामने रखा है कि इसके काउंटर अगर कोई बात करना चाहता है या कहना चाहता है कि ये हालात और वाक़यात नहीं, मैं मेरा प्लेटफॉर्म खुला है, मैं आपको पहले बता दूँ। कोई बात करना चाह रहा है, इसके आगे कोई बात, ये प्लेटफॉर्म पे इजाज़त है हर एक को बात करने की, लेकिन याद रखिएगा इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। करप्ट माफिया और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक्सपोज करने के लिए बैठे और ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक लेकर जा रहे हैं। आपको पहले बता दिया था कि अगले प्रोग्राम के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर और मरीम नवाज़ जो बड़ा फुदक पे छलांगे लगा कर और जो वो बातें कर रही हैं सुबह बनाने के हवाले से, वो जो मोदी की बातें थी ना, जो नरेंद्र मोदी बातें कर रहा है जम्मू कश्मीर में के हवाले से बैठकर, वो ये नरेटिव, यानी ये इलेक्शन लड़ना है जाकर लोगों के पॉलिटिक्स करें, ये आप क्या साबित करना चाहती हैं, ये दुश्मनों का एजेंडा लेकर क्यों चल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। हम दावत देंगे इमरान शेख साहब को। पहले तो कश्मीर के जनरल सूरत हाल पे कुछ बात करते हैं, फिर हम आते हैं मरीन की पॉलिटिक्स के ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, दावत दी और मुझे मौका दिया इतने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए। कश्मीर ओबियसली पाकिस्तान की शारग है। पाकिस्तान कश्मीर के लिए बहुत कुछ करता है और बहुत कुछ करना चाहता है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने UN ऑब्जर्वर के साथ भी और एम्बेसडर्स के साथ भी हमने बाकायदा कश्मीर का दौरा किया, फ्रंट लाइन का दौरा किया है। उस वक्त दौरा किया जब भारत गोलाबारी कर रहा था, और गोलाबारी पे इनका कर रहा था आम कश्मीरियों पे, फार्मर्स पे, आम मजदूर पे, किसान पे, इन लोगों पे गोलाबारी कर रहा था। उससे शहीद कौन हो रहा था? उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, औरतें, ख्वातीन और वो गरीब आदमी जो अपनी दिन के अंदर अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। भारत की ये जुर्रत ही नहीं थी कि कभी भी वो आर्मी चेक पोस्ट पे फायर करे, क्योंकि उसको पता था कि उसका रिटेलिएशन होगी और रिटेलिएशन बड़ी हार्ड होगी। तो भारत की हमेशा ये बुज़दिलाना कोशिश रही कि वो अटैक करता था सिविलियन आबादी पे और बेचारे गरीब लोगों पे। आपने खुद कई दफ़ा पिक्चर्स में देखा होगा, एम्बेसडर्स को भी दिखाया गया, UN ऑब्जर्वर्स को भी दिखाया गया कि लोगों के घर उधर किस तरह मसमार की उन्होंने गोलाबारी करके। कश्मीर के इलेक्शन की एक बड़ी उम्दा कहानी है जो मैं आपको गुजारिश करूँगा। टोटल हमारी सीट्स कश्मीर की 53 हैं। 53 सीट्स में से आप हैरान होंगे कि 12 सीट्स ऐसी हैं जो जम्मू और कश्मीर के लिए रखी गई हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान पे स्प्रेड हैं। कि अगर कोई कश्मीरी कराची बैठा है, दादू बैठा है, लांडी कोतल बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, वो कश्मीरी उसी जगह पे वो वोट डालेगा। ये 12 सीटें हैं और ये 12 सीटें इसलिए रखी गई थी कि कश्मीरी कहीं पर भी उनको मौका मिल जाए, वो अपने वोट को कास्ट कर सकें। अब इसका मतलब है कश्मीरी अगर देखा जाए तो कश्मीरी फिर दो तरह से एडवांटेज आ रहा है। क्या कश्मीरों की कश्मीर जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं? नहीं सर, उनका जो कार्ड बना हुआ है कश्मीरियों का, वो फिर कश्मीरी इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, ये आपके लिए चीज़ बड़ा क्लियर करना, मैंने जान के, अब आई नो इट, लेकिन मैंने जान के सूरत हाल रखी है कि कश्मीर जो है वोटिंग का पाकिस्तान का सूबा नहीं है, पाकिस्तान का जो मरियम साहिबा कह रही हैं गलत कह रही हैं। ये इसलिए मैंने क्लियर करवाई बात। जी आगे चले आप। तो सर वो 12 सीटें एक कलीदी किरदार अदा करती हैं उन 53 सीट्स के अंदर। बाकी जो भी हुकूमत होती है सेंटर के अंदर, ऑब्वियसली उसको एडवांटेज होता है और कश्मीर के अंदर ज़्यादातर हुकूमत वही बनाती है। इस टाइम पे अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें नवाज लीग के पास ही, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, उन्होंने वो सारी सीटें ली। प्लस ये 12 सीटों में से पंजाब के अंदर क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी 10 सीटें वो ले गए। एक सीट मिली सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को और एक मिली इमरान खान को PTI की KPK के अंदर सीट। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो 12 सीटें कितना कलीदी किरदार अदा करती हैं। मरियम साहिबा जो बयान दे रही हैं, जो इस किस्म के बात कर रही हैं, शुला बयानी कर रही हैं, उसकी वजह है वो ऐसे ही नहीं कर रही। उन्होंने बड़ा प्लान करके सोचा हुआ, उनको पता है, उनको मालूम है कि मेरे पास ना तो पंजाब में इस टाइम मेजॉरिटी है कि मैं इस तरह उन 12 सीटों के अंदर से मेजॉरिटी सीट्स निकाल सकूंगी, ना सिंध में मेजॉरिटी है और ना ही KPK में मेजॉरिटी है। तो उनको ये मालूम है ये 12 सीटें तो उनसे निकल जाएंगी। अब वो आ जाते हैं कश्मीर पे। कश्मीर पे भी उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से पिछले 5 सालों में अवाम की क्या खिदमत की है, कितनी दफ़ा नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनकार किया है, कितनी दफ़ा उसको अपने घर पे नहीं बुलाया, कितनी दफ़ा भारत के जुल्म और जबर के खिलाफ बोली हैं और कितनी दफ़ा 35 से और 370 आर्टिकल के अगेंस्ट बोली हैं।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि कश्मीर नहीं, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, मैं यहाँ रोक के बैठे हैं। नहीं, मैं यहाँ रोक रहा हूँ यहाँ आपको। यानी अगर देखें इनाम शेख साहब, मरियम तो बच्ची है ना, बच्ची से मुराद ये सियासत की बच्ची है। वैसे तो नानी अम्मा अपनी जगह पर हैं। नवाज शरीफ ने कमाल की बात है 370 पे बात नहीं की है उसने कश्मीरी मुजालम के अगेंस्ट बात नहीं की है। और सबसे मज़ेदार बात है, कुलभूषण पे नहीं की सर, कुलभूषण पे बात नहीं की। अभी कश्मीरी जो हैं वहाँ मुजाहरा करते हैं, वहाँ इनके हाइड पार्क के घर के करीब हार्डली पैदल रास्ता है ना, आज तक कभी वहाँ मुजाहरे में गए ना, जाकर बात की। और इनका मिलना जुलना किन से है, वो अफ़गानी या जो अमेरिका जो CIA के लिए रॉ के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मिलना जुलना। तो इनसे उम्मीद कैसे रखेंगे? अगर भाई अब आप जानबूझ के मुझे छेड़ रहे हैं और आपका चैनल बंद हो जाना है, ये मैं आपको बता दूं कि एक लॉबिंग फर्म है अमेरिका के अंदर, 2 लॉबिंग फर्म्स है, मुझे उसका नाम भी पता है, अगर आप कहेंगे वो भी नहीं बताए ना आप जरा। अच्छा, उनको वो नवाज लीग ने हायर किया हुआ है। उन लॉबिंग फर्म्स ने हमारी, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है किस तरह काम किया जाता है। ये जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनकी लॉबिंग फर्म्स होती हैं। वो लॉबिंग फर्म रन कर रहे हैं अमेरिकन सेनेटर्स। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाला कि इनको वापस लाएं और इनको आप अपना एक स्टेक दें। आज की डेट लिख लीजिए, साल लिख लीजिए, 2021 साल है। अगली टर्न जो डिसाइड की गई है वो यही की गई है कि बिलावल को अगली टर्न दी जाएगी। मैं माजरत के साथ कहता हूँ ये वाक़यात होने लगे हैं। अगली टर्न बिलावल की है। पंजाब जो है वो नवाज लीग को मिलने लगा है और मरियम साहिबा ये चाहती हैं कि हमें सेंटर मिले। उनको सेंटर की अभी तक अप्रूवल नहीं मिल रही। वो चाहती हैं मुझे सेंटर मिले, जिस वजह से वो इतना शोला बयानी कर रही हैं। वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से हमें सेंटर में हुकूमत मिल जाए, जो कि अभी तक पीपल्स पार्टी के लिए डिफ़ाइन की गई है। तो ये जब तक मामला चलते रहेंगे, बाहर का इन्फ्लुएंस आता रहेगा। लॉबिंग फर्म जिनके अंदर उनके सेनेटर्स हैं, उनके तो आप कहना चाह रहे हैं कि बिलावल थिंक टैंक्स हैं, उसके अंदर बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जिनके नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और उन सारों ने मिल के ये लॉबिंग फर्म के अंदर कोशिश करके, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मामला किस तरफ को जा रहे हैं, जो कि मज़ीद मेरे से लीगल मामला आप बहुत बेहतर जानते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, किस रुख जा रहे हैं। अच्छा, ये जो बिलावल का इसका मतलब है अमेरिका का जो विज़िट है वो इसी की एक कड़ी है? सर वो तो आपके सामने सब कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि CV लेके गए हैं। वो तो एक मजाक के तौर पे कह रहे हैं। मतलब बिलावल का उधर जाने का मकसद ही क्या है? अगर आपको जब तक उनके साथ आप टेबल पे बैठ के डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉबिंग फर्म के साथ बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, उनको गारंटी नहीं करेंगे कि ये काम हमने करने हैं, और आप कुछ कर लीजिए अजहर भाई, मैं और आप कुछ भी कर लें, हमने IMF के साथ ही चलना है। IMF से हम छुटकारा नहीं पा पाएंगे। एक बात जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि हालांकि इमरान का अब ठीक है, जनरल पब्लिक में अपनी जगह सवाल है, लेकिन इमरान को जो काम इतने बड़े बड़े किए हैं, एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ निकाल के, तो वो अमेरिकन तो किसी तरह भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान आगे दोबारा आगे आ सके या आगे बढ़ सके। और वो प्लानिंग शायद उनकी इसलिए चल रही है, इसीलिए मरियम ने फ़ौज मुखालफ बयानियाँ बढ़ाया हुआ है। अजहर भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा, मैं इस पर ज़रा आंसर कर लूँ कि इमरान खान, पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस रही है कि अगर एक गवर्नमेंट सेंटर के अंदर आई है तो वो दोबारा नहीं आती, दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आती है। ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। तो इमरान खान का दोबारा आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। सिर्फ एक सूरत है वो आ सकते हैं, वो सूरत ये है कि इमरान खान ने भी अब कुछ लॉबिंग की है अमेरिका में और इंग्लैंड में। इमरान खान चाहते हैं कि इंडिया 370 और 35A को वापस करे, ख़त्म करे। अगर ये हो गया तो इमरान खान अवाम का दिल भी जीत लेंगे, इलेक्शन भी दोबारा जीत लेंगे। अगर ये ना हुआ, दूसरे मामला आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इन्होंने इतना उनको बदनाम कर दिया महंगाई के ऊपर और नालायकी के ऊपर कि फिर वो इलेक्शन जीतना इमरान खान के बस की बात नहीं रहेगी। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है इमरान शेख साहब ने, और आप इन बात को ज़रा समझिएगा। नाज़रीन देखें, मैं महंगाई का जो कि मैं ख़ुद गवाह हूँ, मैंने 2010 से पटिशन दायर की है। हर दौर मैंने देखा है ये महंगाई हमेशा बढ़ी है, वापस कभी नहीं आई। और ये वैसे भी ये सूबाई सब्जेक्ट है। इमरान अगर सेंटर में ज़िम्मेदार है तो सिंध में तो इमरान खान नहीं है ना, सिंध वाली गवर्नमेंट खुद करें, जो कि सारी प्रोजेक्ट जितनी प्राइस फिक्सेशन है वो सारा सुबह का काम है, सुबह ने देखना है। जहाँ तक गुड बैड गवर्नेंस की बात है, उसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में उन्होंने एक ऐसा वज़ीर आला बिठा दिया जिससे पंजाब का सत्यानाश हुआ, कोई माने या ना माने, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और दूसरी जहाँ तक बात यह है कि इमरान खान ने कोशिश जो की है कि इन माफियाज़ के चेहरों से बेनकाब, यानी इनको बेनकाब करें, नकाब उतारें, उसमें भी वो बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और उन्होंने इस हद तक भी सारे मामलात को देखा है। फ़ैसला ये अब कौम ने करना है। कौम ने फ़ैसला ये करना है कि क्या अमेरिकन या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ ही चलेंगी इस मुल्क के ऊपर,
कि जिनको पाला हुआ है, यानी ये जो वो सियासतदान जिन्होंने मुल्क से बाहर जायदादें ख़रीदी हैं, मुल्क से बाहर असासे बनाए हैं, इनका ओढ़ना बिछोड़ना सारा ये है कि उनके ज़रिए ये हुकूमत करेंगे या पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद चाहेगी, यानी सॉरी पाकिस्तानी अवाम चाहेगी कि यहीं का हुक्मरान है और यहीं लेकर चले। और ये फ़ैसला अब आप लोगों ने करना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें इस तरह हो गई हुई हैं कि पंजाब में वो लॉबिंग करके कोशिश कर रहे हैं मरीम नवाज़ को, ये इमरान शेख साहब ने आपके सामने पोजीशन रख दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आसान काम नहीं है। अवाम अगर इस सारे मामले में क्लैरिटी के साथ आ जाए आगे, और वो चाहती है कि इस मुल्क में से करप्शन, नाकानूनीत और इस तरह की चीज़ें ख़त्म हों, तो उन्हें ऐसे लोगों को चुनना है कि जो आकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की डिमांड में से निकलें, कि जिन्होंने आपस में त्याना आने वाला जाने वाला और ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम में जो तरामीम करके लाना चाहा लोगों को, वो लोग सारे आगे और उन्होंने चीज़ों को आगे लेके जाना चाहे, ये फ़ैसला करना है। और ये फ़ैसला आप लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ, तकरीबन इमरान साहब से हमने सारी बातें सुन ली हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अगर वोट का राइट मिल जाता है तो ये भी बहुत बड़ा डेंट डालेगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट का राइट नहीं देना चाहेंगे। इमरान खान तो कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी अपोजिशन जमात ये नहीं चाहेगी, जिन्होंने बैठ कर अगले स्टेक होल्डर्स हैं जो अब अगले साल के इलेक्शन में अगली हुकूमतें पक्की करने के पीछे लगे हुए हैं। और उसके लिए नवाज़ शरीफ और वहाँ उसका गैंग जो है वो बैठे इंग्लैंड में काम कर रहा है, और पिछले दिनों में आने वाले दिनों में वो यकीनन अमेरिका भी जाने वाले हैं। वो आप देख लेंगे, वो वहाँ बैठ कर जो इंटरनेशनल कमिटमेंट करके आए हैं उसको ऑनर करेंगे। और आप तक ये सारी चीज़ें रख दी हैं, फ़ैसला पाकिस्तानी कौम को करना है कि इन सारे हालात से निकलना कैसे है, आंखें कैसे खुली रखनी है, इनका मुकाबला कैसे करना है, लड़ना कैसे है। इजाज़त दीजिएगा, इमरान शेख साहब के साथ प्रोग्राम मैंने 1-2 प्रोग्राम किए हैं। मैंने शुरू में बताया ये जो कि कश्मीर के रेफरेंस से है, तो अफ़गानिस्तान वाला प्रोग्राम शायद आगे पीछे ना हो जाए। मैंने शुरू में तो आपको कहा है, लेकिन मेरा यहाँ तक ख्याल है कि कश्मीर का जो कि इलेक्शन है कल अपना 25 को, तो उससे पहले जो है ना ये प्रोग्राम चल जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।